नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जोड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहाँ पे बता सकते हैं। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग, इन तीनों से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आपसे एग्जाम में पूछे गए, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रखा जाएगा जो कि एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इससे पहला पार्ट जो है आ चुका है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे दे दी गई है। तो अगर आपने उस चैनल अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर डी, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि बच्चों की सोच जो होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक का मतलब है कि हम बच्चों की सोच को माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते हैं, उनकी हम क्वांटिटी को नहीं बता सकते, बल्कि हम ये बता सकते हैं कि बच्चा इस स्तर का सोच सकता है, इस स्तर का नहीं सोच सकता है। देखिए कभी भी बुद्धि जो होती है, कभी जो सोच आपकी होती है वो मात्रात्मक नहीं होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। गुणात्मक का मतलब है कि चीज़ों को हम संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको स्तर के रूप में बता सकते हैं। अधिकतर चीज़ें गुणात्मक रूप में ही पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सामाजिक गतिविधि है। जब भी सामाजिकता का नाम आता है तुरंत आपको करेक्ट आंसर पर टिक कर देना है, वो वाइगोट्स्की से संबंधित ही होगा। 2019 के प्राइमरी सेक्शन में पूछा गया था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए वाइगोट्स्की साहब के समझ लेते हैं इन्हें। वाइगोट्स्की साहब बताते हैं कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चा कैसे सीखता है, अपने सामाजिक व्यवहार से सीखता है, सामाजिक अंतरक्रिया करता है, इससे उसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है। देखिए पियाजे, इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि पियाजे साहब क्या कहते हैं, पहले चिंतन का विकास होता है, पहले क्या आता है, चिंतन। लेकिन वाइगोट्स्की साहब कहते हैं नहीं, पहले भाषा का निर्माण होता है, उसके बाद चिंतन का निर्माण होता है। देखिए पियाजे के नाम में टी आता है, टी का मतलब है थॉट, मतलब कि चिंतन। तो पियाजे साहब कहते हैं पहले चिंतन आता है, वाइगोट्स्की साहब कहते हैं पहले भाषा का विकास होता है। वाइगोट्स्की साहब पाड़ को परिभाषित करते हैं, इसके फोल्डिंग का टर्म दिया है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि जब बच्चे कोई नया चिंतन कर रहे होते हैं, किसी नए टास्क को कर रहे होते हैं, तो जो पुरानी सीखी गई चीज़ें हैं वो उन्हें हेल्प करती है। मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है, एक 3 वर्ष का बालक है, जो कि 25 × 32 इसको सॉल्व कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चे ने पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना सीखा होगा कि इसका क्या होगा, वो 10 होगा। तो पहले इसने इस तरह का कैलकुलेशन करके सीख लिया है, अब वो इस योग्य हो गया है कि 2 डिजिट का कैलकुलेशन कर सके। कैसे संभव हो पा रहा है? ये पाड़ या पाइट के द्वारा संभव हो पा रहा है। एक ऐसी मानसिक संरचना जो कि बच्चे ने पहले सीखा हुआ है, उसका प्रयोग करके नए कार्यों को कर रहा है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है MKO का, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे किसी मामले में ज़्यादा जानता हो। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, वो आपसे बड़ा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। JPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ऐसा क्षेत्र जहां तक आप किसी के मदद से पहुंच सकते हैं। मान लीजिए अभी आप बिना किसी के मदद से यहाँ पे हैं X बिंदु पर, और ये मान लेते हैं Y बिंदु। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी तय कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा कार्य जो आप किसी की मदद से कर ले जाते हैं,
तो जहाँ तक आप नहीं कर पाते थे और जिस बिंदु पर पहुँच के आप उसे कर ले जाते हैं, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? उनके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे आपको याद होगा पियाजे को जब मैंने बताया था, मैंने पियाजे, कोलबर और वाइगोट्स्की के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे तीनों वीडियोस का लिंक दे दिया गया है। एग्जाम से पहले उसको एक बार ठीक से समझ लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपसे गलती ना हो। वहाँ पे बताया गया था कि पियाजे ने एक संरक्षण का प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि 2 बीकर लिया था, दोनों का साइज़ कितना था? 2 लीटर का था। अब जब बच्चे से पूछा गया कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो बच्चा कहता है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। यानी कि बच्चे को ये लगता था कि जिसका साइज़ बड़ा होता है उसका आयतन भी बड़ा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वयस्क के माध्यम से, उसे प्रयोग के माध्यम से बता दिया जाता है कि दोनों के जो है वो आयतन 2 लीटर का ही है, तो बच्चा इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। तो क्या हुआ कि बच्चा पहले सॉल्व नहीं कर पाता था, जब किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी ने आकर उसे बता दिया कि आयतन महत्वपूर्ण होता है ना कि उसका साइज महत्वपूर्ण होता है, तो बच्चे का जो ये अंतर है, ये जो विकास का क्षेत्र है, वो क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। दोस्तों कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके, बिना थके उस पर चलते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के पेपर में। देखिए पहला ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम से सीखते हैं, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है, सी है बच्चे को पुरस्कार व दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, अगला है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान को वो बच्चे क्या करते हैं? जीन पियाजे के अनुसार सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे थे संरचनावादी। किसमें इनका नाम आता है? संरचनावादी। संरचनावादी में ब्रूनर साहब का नाम आता है, वाइगोट्स्की साहब का नाम आता है और जीन पियाजे का नाम आता है। ये तीनों का मानना ये था, ये तीनों कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, संरचनावादी थे और ये कहते थे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। कैसे करते हैं? सक्रिय रूप से अंतरक्रिया करके करते हैं, दुनिया के व्यवहार का श्लोक को सीखते हैं, उसमें अन्वेषण करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। जीन पियाजे ने लेओ वाइगोट्स्की साहब कहते हैं कि जो बच्चा अपने आप से प्राइवेट स्पीच ज़्यादा करता है, जो व्यक्तिगत वार्ता ज़्यादा करता है, उसके जीवन में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो किस तरह की वार्ता करने वाले बच्चे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं, तो व्यक्तिगत वार्ता करने वाले, प्राइवेट स्पीच, अपने आप से चिंतन करने वाले, कोई विषय है तो उस पर अपने आप को समझाते हुए कि नहीं इस विषय को हम कर ले सकते हैं, इसमें एक नया डायमेंशन ये हो सकता है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, आदि आदि बिंदुओं पर अगर वो चिंतन करते हैं तो वो व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है, जब वो खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद से किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है ये। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। दोस्तों ये हिंज वाली जो कहानी है, हिंज कौन था, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई गई है कोलबर्ग साहब की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से देखिए। और एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा समझ कि किस अवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बताया गया है कि उससे अगर पकड़ लिया जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार बच्चा किस अवस्था में है। ठीक है, क्वेश्चंस इतने बड़े आएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसके मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों उतना ही इजी होता है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपने क्या किया, चोरी नहीं करनी चाहिए एक बात ये,
क्यों? क्योंकि उसे जेल भेज दिया जाएगा, किस अवस्था में है, इतनी सी बात पूछ रहा है ये। देखिए 3 तरीके का है, सामाजिक क्रम नियंत्रक, दंड एवं आज्ञा पालन, सार्वभौम, नैतिक और यांत्रिक उद्देश्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। कैसे हो जाएगा इसे समझते हैं, आइए देखिए। पहला स्तर जो है प्री कन्वेंशनल लेवल जिसे कहा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर, इस यहीं पे बात आती है पनिशमेंट और ओबीडियंस की। इसीलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि उसे सजा एवं आज्ञाकारिता अभिन्यास में रखा जाएगा। क्यों? अगर उसे गलती करती है, अगर वो गलती करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा या कि उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, सदा सुख संबंधी अभिन्यास होता है। देखिए ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अवस्था के बारे में समझते हैं। कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर। गुड बॉय गुड गर्ल का भी क्वेश्चंस बनता है कई बार कि गुड बॉय गुड गर्ल किस अवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये कोलबर्ग के द्वारा बताई गई दूसरी अवस्था जिसे कहा जाता है परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें जो चौथी अवस्था होती है अवस्था डी, जिसे कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था संबंधी अभिविन्यास, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था। इसका जो पांचवा हो जाता है अवस्था वो है लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन यानी कानूनी तौर पे जो सही है उस पर फोकस करना, और छठवीं और आखिरी अवस्था मानी जाती है वो है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इनके बताए गए कितने स्तर हैं, कोलबर्ग द्वारा बताए गए 3 प्रमुख स्तर हैं। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोलबर्ग द्वारा जो बताए गए हैं वो कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, और हर एक स्तर की कितनी अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं हैं। हर एक स्तर की कितनी अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। इसका मतलब कोलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं। मोटे तौर पर अगर बांट दें तो जब दंड और पुरस्कार का नाम आएगा तो आप तुरंत पहुंच जाइएगा पहले स्तर की ओर। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा शॉर्टकट आप कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस केवल इतनी बातें आप याद रखिए कि जब भी दंड और पुरस्कार की बात की कर दी जाती है, किसी मायने में कर दी जाती है, कोई भी लंबा सेंटेंस बना दिया जाता है, तो वो कौन सा स्तर हो जाएगा, पहला स्तर। क्योंकि बच्चा यहाँ पे दंड पाता है तो उस चीज़ को नहीं करता है, पुरस्कार पाता है तो उस चीज़ को करता है। वो चाहे हिंस का उदाहरण दे दें, चाहे सोहन, मोहन, राहुल, किसी का उदाहरण दे दें, दंड पुरस्कार की बात करते हैं तो वो कोलबर्ग के अनुसार पहले स्तर पे बच्चा है। सामाजिक नियम की अगर बात करते हैं कि बच्चा समाज के नियमों से डरता है, समाज के नियमों का पालन करता है, कानून का उल्लंघन नहीं करता है, कानून के नियमों को मानता है, कोर्ट कचहरी के नियमों को मानता है, संविधान के नियमों को मानता है, तो वो सामाजिक नियम के स्तर पे है और वो स्तर नंबर 2 कहलाता है, यानी कि परंपरागत स्तर। इतनी बात क्लियर होती है। तो जो सामाजिक नियम से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो वो सीधा सा आपको टिक कर देना है परंपरागत स्तर पर, उसमें कोई सोच विचार नहीं करना है। तीसरे स्तर की बात करते हैं व्यक्तिगत चेतन या नियमों के विकल्प। जब उसका व्यक्तिगत चेतन काम करने लगे, उसे लगे कि समाज के जो नियम बनाए गए हैं, समाज के जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उससे हानि होती है, किसी को नुकसान पहुंचता है, या समाज के नियमों को परिवर्तन करके किसी की जान बचाई जा सकती है, तो हमें समाज के नियमों में परिवर्तन कर देना चाहिए। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो नैतिक विकास का स्तर है, उसका सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है स्तर नंबर 3, यानी कि परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था। तो जब व्यक्तिगत चेतन की बात की जाए, नियमों के विकल्प तलाशने की बात कर दी जाए, तो वो कौन सा स्तर हो जाएगा दोस्तों, स्तर नंबर 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बिल्कुल आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, रट जाइए इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं या विचार किसका है दोस्तों, वाइगोट्स्की साहब का। कई बार मैंने आपको बताया, अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि वाइगोट्स्की साहब कहते हैं कि पहले भाषा का निर्माण होता है। जीन पियाजे साहब कहते हैं पहले चिंतन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं
क्या होती हैं? अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके। क्या कहा जाता है इन्हें दोस्तों? इसे कहा जाता है स्कीमा। स्कीम का नाम तो आपने सुना होगा ना। स्कीम, जब पहले एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल्स में तो हम कहते थे कि हमारी स्कीम निकल आई है, परीक्षा की स्कीम आ गई है, अब हमें इस डेट को परीक्षा देना है। मतलब कि एक शेड्यूल चीज़ है कि इस समय, इस घंटे में, इस पाली में और इस डेट को हमारा एग्ज़ाम होगा। यानी कि एक संरचना, ऐसे इसको दोस्त समझ लीजिए कि एक संरचना, इस जगह पे इतने डेट को और प्रथम पाली या द्वितीय पाली में मेरा एग्जाम होगा। तो जब एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें रख दी जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। उसे ही हम यहाँ पे पहले हम उसे स्कीम के नाम से जानते थे, या कह लीजिए स्कीम से आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिससे वह अकेले पहुंच सकते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है ZPD का कॉन्सेप्ट। क्या कहा था मैंने वहां पे? कि एक ऐसा स्तर जहां तक बच्चे खुद रहते हैं, मान लीजिए ये स्तर, और जब वो किसी दूसरे की मदद से पहुंच सकते हैं, ये वाला स्तर मान लेते हैं स्तर B। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, उसे ही कहा जाता है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लियो वाइगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। ये भी 2019 के सीटेट पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था किसकी अवस्था थी? पियाजे साहब की थी। तो ये जो है संरक्षण की योग्यता है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही हो जाएगा ये समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कह लीजिए पूरा निचोड़ है। जैसे आप जब दूध को गर्माते हैं तो उसमें मलाई निकलता है, जब मलाई को हम गर्म कर लेते तो उसमें से घी निकल आता है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, वो पूरी कह लीजिए पूरा एक घी है, यानी कि बहुत सारे फिल्टर्स तरीके से निकाला गया है। तो संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इस होता है ये 0 से लेकर के 2 साल, यानी कि जन्म से 2 साल तक की अवस्था मानी जाती है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था। इसमें भाषा का अभाव होता है और वस्तु स्थायित्व का गुण 2 साल के अंत तक विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण 2 साल के अंत तक विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब होता है कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसके सामने कोई खिलौने को रख दिया जाता है और फिर उसे हटा लिया जाता है तो उसे लगता है कि अब वो दुनिया में नहीं है, वो चीज़ें गायब हो गई हमेशा के लिए। लेकिन जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है तो उनका सामान अगर आप उनसे छीन लेते हैं, उनका कोई खिलौना आप उनसे ले लेते हैं, तो बच्चे तुरंत रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सामान उन्होंने ले लिया है, वो अभी समय में है, वो कहीं ना कहीं छुपा दी गई है। तो इसको कहा जाता है वस्तु स्थायित्व। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तरफ, प्री ऑपरेशनल स्टेज की तरफ। ये 2 साल से लेकर के 7 साल तक का होता है। अहम केंद्रितवाद यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा को लगता है कि उसके ही विचार जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो कुछ वो सोच रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी उसके ख्याल हैं, जो भी उसका चिंतन है, समाज के जो नियम कानून है वो उसके हिसाब से चलने चाहिए। ये क्या कहलाता है? अहम केंद्रितवाद यानी ईगोसेंट्रिज्म। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की घटना है ये दोस्तों। संरक्षण यानी कि वो उसके आकार में, उसके साइज में अंतर नहीं कर पाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे को आप 10 रुपए का नोट देते हैं, छोटे बच्चे का मतलब है कि जो 2 साल से 7 साल का हो, जहाँ पे संरक्षण का गुण विकसित नहीं हुआ होता है, तो उसे आप 10 रुपए का नोट पकड़ाइए
और एक तरफ उसे 1-1 रुपए के 5 सिक्के दीजिए। तो इसकी संभावना है, अगर बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, संरक्षण का गुण विकसित नहीं हुआ है, तो बच्चा उन 1-1 रुपए के 5 सिक्कों को लेना ज़्यादा पसंद करेगा बजाय 100 रुपए के नोट को। इसमें भाषा का विकास जो है हो जाता है। ठीक है, तीसरी अवस्था में बढ़ते हैं। 7 साल से लेकर के 11 साल तक की आयु में मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे आते हैं। संरक्षण का गुण यहाँ पे विकसित हो जाता है। अब बच्चा अंतर कर पाता है कि मात्रा क्या होती है, गुणात्मक मात्रा क्या होती है, 2 किलोग्राम का वजन कितना होता है, 10 रुपए का नोट ज़्यादा होता है कि 1-1 रुपए के 5 सिक्के ज़्यादा होते हैं। इन सब के बीच में अब वो अंतर कर ले जाता है। लेकिन जो उसका तर्क होता है वो केवल ठोस वस्तु पर आधारित होता है। अगर उसे मानसिक लेवल का कोई चिंतन देते हैं, उसे मानसिक स्तर के कोई विचार देते हैं, तो उसे वो करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। ठीक है, अगली अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से ऊपर के सारे बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। उनका चिंतन अब तार्किक हो जाता है, तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटती है, अमूर्त रूप से सोचने लग जाते हैं। कई प्रश्न ऐसे आ चुके हैं आपके जहाँ पे पूछा जाता है कि चीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त रूप से चिंतन करने लग जाता है, तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त रूप से चिंतन करने लग जाता है। इसे वैज्ञानिक काल कहा जाता है, साइंटिफिक एज कहा जाता है। इसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब बच्चा यहाँ पे वैज्ञानिकों की तरह सोच सकता है। अब अगर उसे कोई प्रोजेक्ट करने को कहा जाता है, किसी विषय पे बात करने के लिए कहा जाता है, तो जो आपने उसे काम दिया उसके अलावा किन चीज़ों की संभावनाएं हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें की जा सकती हैं, बच्चा उन पे भी फोकस करने लग जाता है। इसलिए इसे वैज्ञानिक काल का युग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 41। जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों व्यूज़ वीडियो पे आते हैं लेकिन आप उसे लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मुझे किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ अभी मिल नहीं रही है। पूरा मेरा मेहनत ही लगता है आपको पढ़ाने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करें, आपको वीडियो कैसा लगा है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम से कम उनका आंसर तो आप जरूर दे दें। तो तुरंत जाइए अभी लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों ये हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं, हमें ये मोटिवेशन देते हैं ताकि हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सकें, ज़्यादा कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अंतःकरण स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्यों हो जाएगा ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने कहा कि जब बड़े प्रश्न आते हैं उनको आपको क्या करना है, समझना है। देखिए नैतिक सिद्धांत की बात हुई है, सबसे पहले आप तुरंत पहुंच जाइए कोलबर्ग साहब के नैतिकता विकास सिद्धांत की ओर। उनका जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसे अपने मन में ले आइए। फिर उन्होंने कहा जो कानून सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। नैतिक सिद्धांत की बात की गई, कोलबर्ग सिद्धांत आपके मन में आ गया। ये कह रहा है कि जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, मैंने आपसे बताया था अभी ऊपर, क्या बताया था, 3 स्तर होते हैं कोलबर्ग के, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। पहले स्तर पे बात होती है कि बच्चा दंड और पुरस्कार के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी कि दंड व पुरस्कार महत्वपूर्ण है पहले स्तर में। पहला स्तर कौन सा है? परंपरागत स्तर के पूर्व की अवस्था, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा स्तर क्या था? जब वो समाज के नियमों को मानने लगता है, समाज के नियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा स्तर मैंने कहा था परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था। यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, जो बालक होगा, वो ये सोचेगा कि कानून तो बनाए गए ठीक है, लेकिन कानून का एक विकल्प जरूर होना चाहिए। कानून व्यक्ति के नियम के ऊपर कभी नहीं हो सकता है। तो ये यहीं पे पूछा गया है। समझ में आ गई बात? इसलिए इसे यूनिवर्सल मॉरल थ्योरी ओरिएंटेशन कहा जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास कहा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 43, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए, उस पर डटे रहिए, सफलता आपको दोस्तों जरूर मिल जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में आते हैं? दोस्तों नो डाउट अब सबको इसका आंसर एकदम क्लियर पता हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को ले लेते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का। लेव वाइगोट्स्की साहब के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, वयस्कों व साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका कम होती है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लेव वाइगोट्स्की साहब के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, वयस्कों व साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल गलत है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बिल्कुल, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। देखिए, जब भाषा चिंतन को प्रभावित कर देती है तो वो लेव वाइगोट्स्की साहब कहते हैं, और जब चिंतन से आपका स्वभाव परिवर्तन हो जाता है तो वो पियाजे साहब कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जब भाषा विकास यानी कि जो भाषा है वो जब वो विकसित हो जाती है तो वो हमारे चिंतन को, हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है। कौन कह सकता है ऐसा? लेव वाइगोट्स्की साहब कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संरचनावादी हैं और इनका मानना था कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है और फिर उस भाषा के विकास से बच्चे का चिंतन मजबूत होता है, चिंतन प्रगाढ़ होता है। ठीक है, तो ये 45 आज का क्वेश्चन पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि टॉप 10 कमेंट विल बी सेलेक्टेड। जितने भी कमेंट आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 100 क्वेश्चंस तक बनने तक अगर 4 पार्ट बनते हैं या 5 पार्ट बन जाते हैं तो उसमें जितने भी कमेंट आएंगे उनमें से टॉप 10 कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और 7 जुलाई 2020 को उन नामों की घोषणा की जाएगी जिनका नाम हमारा चैनल सेलेक्ट करेगा। आज का प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 43। ऊपर स्क्रॉल करके जाइए, वहाँ से जो है कमेंट करके बताइए कि आज 41 और 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।